नमस्कार। धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता पर हमारी विशेष चर्चा श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्ते। पिछली बार हमने जहां बात छोड़ी थी वो कहानी का एक बहुत बहुत ही नाजुक मोड़ था। हाँ। सुधा की शादी हो चुकी थी। हाँ। और चंदर वो त्याग और एक गहरे दर्द से गुजर रहा था। वो सारी बातें काफी इमोशनल थीं। बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने दोनों की जिंदगियों की दिशा ही बदल दी। उस शादी ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए एक अलग जगह पर ला खड़ा किया। हाँ, तो आज हम उसी मोड़ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी नजर रहेगी उपन्यास के अगले कुछ अहम हिस्सों पर, खासकर अध्याय 16 से 20 तक। जी। इसे समझने के लिए हमने एक शीर्षक जैसा सोचा है, नई शुरुआत और दूरी। मतलब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद सुधा और चंदर की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, कौन सी नई दिशाएं खुलती हैं और कैसे उनके बीच एक अनदेखी सी पर महसूस होने वाली दूरी बढ़ने लगती है। बिल्कुल। तो हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इन बदलावों को और उनके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उन्हें समझें, जैसा भारती जी ने इन हिस्सों में बुना है। सही कहा। ये वो दौर है जहाँ रिश्ते सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं चलते, बल्कि सामाजिक दायरे, नई जिम्मेदारियां, वक्त की सच्चाई, इन सब से जूझते हैं। किरदारों को अब यथार्थ की जमीन पर उतरना पड़ता है। तो फिर शुरुआत सुधा से करें? हाँ, ठीक रहेगा। शादी के बाद उसकी दुनिया कैसे बदलती है। एक लड़की जो मतलब चंदर के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया देखती थी, अब एक पत्नी है, एक बहू है। ये बदलाव कैसा है उसके लिए? ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। उपन्यास दिखाता है कि सुधा अब एक बिल्कुल नए माहौल में है। घर नया है, लोग नए हैं, और सबसे बढ़कर उसकी भूमिकाएं वो नहीं है। पत्नी, बहू, ये सब जिम्मेदारियां। हाँ, ये जिम्मेदारियां अब उसके कंधों पर हैं। और हम देखते हैं कि वो इन नई भूमिकाओं में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है, एक संतुलन बनाने की कोशिश। और इन नई जिम्मेदारियों और इस नए माहौल का असर चंदर के साथ उसके रिश्ते पर, वो पुरानी बेतकल्लुफी, हाँ, वो कम हो जाती है। बिल्कुल। वो खुलापन, क्या वो बना रहता है? नहीं, वो सहजता तो मतलब फीकी पड़ने लगती है। उपन्यास के वर्णन से साफ झलकता है ये। अब वो चंदर से पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर पाती। एक झिझक आ जाती है। हाँ, एक झिझक, एक संकोच, शायद एक किस्म की फॉर्मेलिटी उनकी बातचीत में आ जाती है। जहां पहले घंटों बातें होती थीं, अब मुलाकातें, बातचीत सब सीमित, नपी-तुली सी लगती हैं। ये समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि सामाजिक दायरे बदल गए हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि चंदर उसके लिए बस मतलब अतीत का हिस्सा बनकर रह गया है? क्या वो भावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं? नहीं, नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है। बाहरी तौर पर दूरी दिखती है, हाँ, बातचीत में फॉर्मेलिटी भी आ गई है। लेकिन उपन्यास इशारा करता है कि सुधा के मन के किसी गहरे कोने में चंदर के लिए वो खास जगह अब भी है। अच्छा। वो उसे पूरी तरह भुला नहीं पाई है। शायद हालात उसे खुलकर इजहार करने से रोकते हैं, या शायद वो खुद भी अपनी भावनाओं को नए रिश्तों के साथ बैलेंस करने की कश्मकश में है। भावनाएं इतनी आसानी से कहाँ बदलती हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। ये बात सुधा के किरदार को और रियल बनाती है। खैर, अब आते हैं चंदर की तरफ। सुधा की शादी उसकी जिंदगी में कैसा तूफान लाती है? जाहिर है ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। झटका शायद उससे भी बढ़कर। उपन्यास दिखाता है चंदर की दुनिया जैसे उजड़ सी गई। उसे ये एहसास बहुत गहराई से होता है कि सुधा अब बहुत दूर है। हाँ, सिर्फ फिजिकली नहीं। नहीं, सामाजिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर एक ऐसी दूरी जिसे अब भरना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। और ये एहसास उसे अंदर तक तोड़ देता है। वो अकेलापन महसूस करता है जो पहले कभी नहीं था। और इस गहरे दर्द और अकेलेपन से वो कैसे डील करता है? मतलब क्या वो पूरी तरह बिखर जाता है या कोई रास्ता निकालता है? टूटन तो वो महसूस करता है, बहुत ज्यादा, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश भी करता है। हम देखते हैं कि वो अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने लगता है। जैसे पढ़ाई में ज्यादा डूब जाना, समाज सेवा के कामों में खुद को झोंक देना। ये एक तरह से उसका कह सकते हैं कोपिंग मैकेनिज्म है, दर्द से बचने का एक तरीका। तो क्या ये व्यस्तता उसे सच में सुकून देती है या बस एक बाहरी दिखावा है? लगता तो यही है कि ये ज्यादातर एक कवच है। बाहर से वो एक्टिव दिखता है, बिजी दिखता है, लेकिन उपन्यास उसके अंदर के खालीपन को, जो इमोशनल उथल पुथल है, उसे साफ दिखाता है।
वो लोगों के बीच होकर भी अकेला है। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब में खोखलापन सा लगता है। वो शायद दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसे भरने की नहीं। एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। सुधा की जिंदगी नई जिम्मेदारियों से भर रही है और चंदर की जिंदगी में एक खालीपन भर गया है। बिल्कुल, गहरा, शून्य और अकेलापन। और इसी भावनात्मक शून्य और अकेलेपन के दौर में कहानी में एक नया मोड़ आता है, वसुंधरा का आना। वसुंधरा का प्रवेश। ये किरदार कौन है और चंदर के जीवन में इसका क्या महत्व है? वसुंधरा का आना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास उसे एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक विचारों वाली लड़की के रूप में दिखाता है। अच्छा, सुधा से अलग? हाँ, उसका व्यक्तित्व सुधा से काफी अलग है और वो चंदर की जिंदगी में उस वक्त आती है जब वो इमोशनली सबसे ज्यादा बिखरा हुआ, कमजोर महसूस कर रहा है। ये दिलचस्प है। तो उनके बीच रिश्ता कैसे शुरू होता है? क्या ये कोई लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ है? नहीं, वैसा नहीं है। उनकी शुरुआती मुलाकातें होती हैं, बातचीत शुरू होती है। वसुंधरा की बातों में एक क्लैरिटी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो चंदर के इंटेलेक्चुअल लेवल पर उससे जुड़ती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। आपने कहा वसुंधरा प्रैक्टिकल है, यथार्थवादी है। इसका क्या मतलब है, खासकर चंदर के कॉन्टेक्स्ट में? वो उसे क्या सलाह देती है या उसका असर कैसा होता है? वसुंधरा वो चंदर को धीरे धीरे ये समझाने की कोशिश करती है कि अतीत में जीना, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो या दर्दनाक, वो जिंदगी नहीं है, कि उससे बाहर निकलो। बिल्कुल। उपन्यास में उसके डायलॉग्स दिखाते हैं कि वो मानती है जीवन आगे बढ़ने का नाम है। वो चंदर को एक तरह से झकझोरती है, उसे सुधा की यादों के जाल से बाहर निकलकर प्रेजेंट को देखने, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पर सोचने के लिए इंस्पायर करती है। वो उसके जीवन में एक ताजी हवा के झोंके की तरह आती है, एक नई दिशा की उम्मीद जगाती है। लेकिन चंदर के लिए क्या ये इतना आसान है? सुधा की यादें, वो गहरा इमोशनल कनेक्शन, क्या वो उसे इतनी आसानी से छोड़ पाता है? यहीं पर चंदर का असली मानसिक संघर्ष शुरू होता है और ये उपन्यास के सबसे मार्मिक, सबसे टचिंग हिस्सों में से एक है। ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। चंदर एक गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। उसका मन जैसे दो हिस्सों में बट जाता है। कैसा द्वंद्व? मतलब एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या? एक तरफ सुधा की अमिट यादें हैं, वो पहला प्यार, वो मासूमियत, वो गहरा भावनात्मक बंधन, ये सब उसके जहन पर हावी हैं। वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा। सुधा की यादें उसके लिए एक पवित्र एहसास जैसी हैं, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ है वसुंधरा, उसकी समझदारी, उसका साथ, उसकी दोस्ती और जीवन के प्रति उसका जो पॉजिटिव नजरिया है, वो चंदर को अच्छा लगने लगता है। वसुंधरा के साथ वो सहज महसूस करता है, शायद इसलिए कि वो उसे जज नहीं करती, बल्कि समझने की कोशिश करती है। उसके प्रति एक नया आकर्षण, एक नई भावना जन्म लेने लगती है। दोस्ती से कुछ ज्यादा होने की संभावना? हाँ, बिल्कुल। वो संभावना दिखने लगती है। तो ये कश्मकश है, अतीत की पवित्र याद और वर्तमान की सहजता और भविष्य की संभावना के बीच, ये तो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होगी। बहुत ज्यादा। उपन्यास इसे चंदर के जीवन के सबसे बड़े मॉरल और इमोशनल स्ट्रगल्स में से एक के रूप में दिखाता है। उसे लगता है कि अगर वो वसुंधरा की तरफ बढ़ता है तो वो सुधा की यादों के साथ अन्याय करेगा, और अगर वो अतीत में ही रहता है तो वो अपने वर्तमान और शायद वसुंधरा के साथ भी अन्याय करेगा। ये जो गिल्ट है, अपराध बोध, ये उसे लगातार कचोटता रहता है। ये संघर्ष हमें कहानी के कुछ गहरे विषयों की तरफ भी ले जाता है। बिल्कुल। जैसे हम अक्सर प्रेम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम और परिस्थितियों का टकराव साफ दिखता है। बिल्कुल। धर्मवीर भारती बहुत बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ दो लोगों की आपसी भावनाओं का मामला नहीं है। सामाजिक मान्यताएं, पारिवारिक दबाव, जीवन की बदलती सच्चाइयां, ये सब प्रेम की डेस्टिनी तय करने में बड़ा रोल निभाते हैं। सुधा और चंदर का प्रेम कितना भी आइडियलिस्टिक, कितना भी गहरा क्यों न रहा हो, शादी नाम की सामाजिक संस्था और उसके बाद बदली परिस्थितियों ने उनके रिश्ते को एक ऐसी दिशा दे दी जहां साथ रहना संभव नहीं था। ये दिखाता है कि हालात अक्सर भावनाओं पर भारी पड़ जाते हैं। और किरदारों की प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म, क्या हम सुधा, चंदर और वसुंधरा को किसी खास विचार या भावना के प्रतीक के तौर पर देख सकते हैं? हाँ, काफी हद तक।
अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो सुधा और चंद्र का रिश्ता एक तरह से आदर्शवादी, इमोशनल, लेकिन शायद थोड़े अव्यवहारिक और आखिर में दर्द भरे प्रेम का प्रतीक बन जाता है। उसमें त्याग है, पवित्रता है। हाँ, त्याग है, पवित्रता है, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों से लड़ने की शायद उतनी ताकत नहीं। और वसुंधरा इस समीकरण में कहाँ फिट होती है? वसुंधरा वो एक अलग तरह का प्रतीक बनकर उभरती है। वो आधुनिकता, व्यवहारिकता और जीवन में आगे बढ़ने की सोच का प्रतीक है। अच्छा। वो अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में जीने और भविष्य बनाने पर जोर देती है। वो उस यथार्थवाद, उस प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करती है जो शायद चंद्र और सुधा के आदर्शवादी प्रेम में कम था। वो एक नई संभावना है। हाँ, एक नई संभावना, एक अलग रास्ता है। क्या इसका मतलब ये है कि वसुंधरा का रास्ता ही सही रास्ता है? क्या उपन्यास ये कहता है? उपन्यास शायद ये नहीं कहता कि कौन सा रास्ता सही है, वो बस दो अलग अलग नजरियों और जीवन जीने के तरीकों को आमने सामने रखता है। वसुंधरा का यथार्थवाद चंद्र को खींचता है, हाँ, लेकिन क्या वो चंद्र के इमोशनल वर्ल्ड की गहराई को पूरी तरह समझ पाता है? ये भी एक सवाल है। भारती जी शायद पाठक पर छोड़ देते हैं कि वो इन किरदारों और उनके रास्तों के बारे में अपनी क्या राय बनाते हैं। इस पूरी चर्चा से एक और बात उभर कर आती है, जीवन का निरंतर प्रवाह। कहानी जैसे कह रही हूं कि रुकना संभव नहीं है। निश्चित रूप से इन अध्यायों का एक बड़ा संदेश यही है कि जीवन एक नदी की तरह है, उसे बहते रहना है। अतीत कितना भी सुनहरा हो या दर्दनाक, जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, या यूं कहें कि मजबूर करता है। ठहराव वो मृत्यु जैसा है। वसुंधरा का किरदार इसी जीवन प्रवाह को गति देने वाला एक कैटलिस्ट बनता है चंद्र की जिंदगी में। उसे ठहरे हुए पानी से निकालकर बहती धारा में लाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो इन अध्यायों 16 से 20 में हमने देखा सुधा अपने नए जीवन की चुनौतियों और जिम्मेदारियों से जूझ रही है, जिसमें चंद्र से एक इमोशनल और सोशल दूरी बन गई है। जी। वही चंद्र सुधा की शादी के बाद गहरे अकेलेपन और एक तीव्र आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है। सुधा की यादें बनाम वसुंधरा का उभरता प्रभाव। सही कहा। ये कहानी का वो पड़ाव है जहां पुराने रिश्ते की छाया धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिखती है और एक नए रिश्ते, एक नए समीकरण की नींव पड़ती नजर